टीच विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, भारत का इतिहास, जो 1200 से एडी से लेकर 1226 एडी तक के बीच पढ़ेंगे। इसमें क्या इस हमारे पेपर जो हमारा बीए सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर का जो बीए सेकंड सेमेस्टर, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री है। इसमें हमारे सिलेबस का अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो हमारे गौरी और गजनी भी हैं वो तुर्की थे, शायद तुर्क, जो हमारे तुर्क थे देश, जो हमारे एशिया मध्य एशिया में पहले राज करते थे, लेकिन भारत में आ गए। उनके निवेदन कैसे हुआ, आगमन कैसे हुआ और उसके क्या क्या कारण थे, किस कारण हुआ, तो उसके कारण हमारे जो भारत पे क्या क्या इम्पैक्ट वो पड़े, प्रभाव पड़े, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कहा गया, और क्या कहा गया हमारे सिलेबस में, और कहा गया है कि हमारे जो दिल्ली राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली, जिस कारण हमारा जो गौरी है, महमूद गौरी, उसके बारे में पढ़ेंगे और गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने हमारी दिल्ली सल्तनत हमारे भारत में कैसे उभर के आई, उदय हुआ और दिल्ली सल्तनत का, तथा एक्सपेंशन तथा दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस तरीका से हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद सिलेबस में क्या कहा है, दिल्ली सल्तनत हमारा पता हो, उसमें खिलजी, उसमें हमारा स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी, सोसाइटी सामाजिक और अर्थव्यवस्था, आर्थिक कंडीशंस क्या थी हमारी सल्तनत में, जब दिल्ली सल्तनत थी, जब उसके खिलजी वंश हो, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, उसमें जब हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस समय। और क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम रिलीजियन अंडर दी दिल्ली सल्तनत, यानी कि हमारा जो था सांस्कृतिक एंड जो हमारा कृतिक, हमारा कार्यक्रम सांस्कृतिक कल्चर होता था हमारा, उसके दिल्ली सल्तनत के कैसा था, भक्ति। और फिर उसके बाद हम सूफी एंड भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग इन दिल्ली सल्तनत में सब भक्ति और सूफी आंदोलन कैसे हुए। फिर उसके बाद आर्ट आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दी सल्तनत, फिर उसके बाद हम आर्ट पढ़ेंगे, कला संस्कृति, उसकी मूर्ति कहाँ क्या क्या पाए गए वहाँ पर, उसके बारे में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ओके, उसके बाद हम मैप्स का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको एक ही करना होगा। अलाउद्दीन इम्पोर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी हिस्ट्री। ये हम सिलेबस बता दिया आपका अकॉर्डिंग, ही हमारी किताबें से यहाँ पढ़ सकते हैं। हम यहाँ आ जाते हैं, हम पहले पढ़ेंगे हम महमूद गजनवी। पहला पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा, महमूद गजनवी कौन था। ओके, महमूद गजनवी कौन था। जो महमूद गजनवी है वो आप सभी को पता हो, महमूद गजनवी में सुबुक्तगीन, जो हमारा अब्दुलकीन का दास था और दामाद था सुबुक्तगीन, उसका बेटा, उसका सबसे बड़ा बेटा था महमूद गजनवी। ओके, जो सामानी साम्राज्य के तुर्क दास अधिकारी, जो सामान्य साम्राज्य था हमारा, जो मध्य एशिया में सामान्य साम्राज्य, उसका जो संस्थापक था या उसका शासक था, जो सम्राट था, वो हमारा अल्तगीन था, यानी खुरासान का राज्यपाल था। ने गजनी वंश, जो गजनी वंश है, उसकी स्थापना हमारे अल्तगीन ने ही की थी। जो अल्तगीन था, आप सभी को बताओ, सामान्य साम्राज्य जिसने गजनी वंश की स्थापना की, अल्तगीन का दास और दामाद सुबुक्तगीन 977 से 999 ईस्वी तक इसने राज किया। उसे शासक बनते ही जयपाल, जो हमारे भारत में पंजाब में जयपाल हमारा क्या था, एक राजपूत था जयपाल, पंजाब साइड में, माँ सिंध पंजाब में, उसके विरुद्ध उसने आक्रमण कर दिया सुबुक्तगीन ने। फिर सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में 999 से 1030 999 वो शासक बना, जिसने सिस्तान के खलीफा को हराकर, जो मध्य हमारा अफगानिस्तान में सिस्तान के खलीफा को हराकर सुल्तान की सबसे पहला सुल्तान था हमारा महमूद गजनवी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, सबसे पहला शासक और मुस्लिम शासक था। महमूद ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक, जो वो महमूद गजनवी है, उसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया, और इन आक्रमणों में उसने धन की लूट तथा कई शहर बर्बाद कर दिए, लेकिन उसने कभी भी भारत पर शासन करना नहीं चाहा। वो आता, हर बार आता, लेकिन वो धन लूट कर ले जाता। ओके, सबसे बड़ी उसकी लूट में आप सभी को पता हो, सबसे चर्चित आक्रमण है उसका सोमनाथ मंदिर, जो उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा वहां से 20 लाख दीनार की संपत्ति ग्रहण की, और वहां पर मथुरा में सोमनाथ मंदिर, वहां पर हजारों मंदिर उसने तबाह कर दिए। ओके,
महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। ओके, आप सबको पता, जो जयपाल था उसके विरुद्ध हमारा सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी के पिताजी, उसके सुबुक्तगीन लगे हुए थे, लेकिन सुबुक्तगीन से हारे नहीं हमारा जयपाल, लेकिन महमूद गजनवी उसको पराजित, उसको मार डाला। 1000 पहली लूट उसने 1001 में की थी, पहला आक्रमण भारत पर। ओके, तो उसने सबसे चर्चित आक्रमण सभी को पता है 1025 में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। इस मंदिर की लूट में करीब उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। जो जाट थे, ये आप सभी को बता देता हूँ। महमूद गजनवी ने सबसे अंतिम 1077वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया। जो जाट थे, एक जो सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया, तो उस कारण उसे कई लाख सोना ले जा रहे थे, जिस कारण उसके घोड़ों को, कई घोड़ों को वहाँ भारत से, दिल्ली से गजनी जाने के बीच में जाटों ने उनके कई घोड़ों को अपने गिरफ्त में ले लिया, जिस कारण उसे दुल्ला इस आखिरी बार फैलाकर जाटों के विरुद्ध उसने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, जो उसका अंतिम आक्रमण था। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। ओके, कहाँ पर हुई? गजनी में हुई उसकी। महमूद गजनवी ने भारत में एक सेना का गठन किया, जिसका सरदार तिलक नामक हिंदू था। जो महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण करता था, तो उसको एक सेनापति चाहिए, तो जो एक हिंदू था, वो सरदार था। अल बरूनी उसके इम्पोर्टेंट, महमूद गजनवी के दरबार में अल बरूनी, फरदौसी, उत्वी, उत्वी कौन है? उत्वी हमारा उत्वी और फरूकी। महमूद गजनवी के दरबार में क्या थे? कभी कोई राज दरबारी विद्वान थे उसके। अल बरूनी की तहकीक हिंद उसकी किताब है। फरदौसी, ये हमारे अल बरूनी, फरदौसी, उत्वी और फरूकी उस गजनवी के दरबार में रहते थे, विद्वान थे। उसके बाद हमारा महमूद गौरी आ जाता है। आप सभी को बताओ, मैं बता, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन कभी भी उसने भारत पर शासन करना ना चाहा। लेकिन महमूद गौरी आता है, तो उसने भारत पर शासन कर दिया, दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। जो हमारा महमूद गौरी का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, यानी कि मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम इसका मूल नाम है। और गौर के शासक गयासुद्दीन का छोटा भाई था, इसलिए इसे हम गौरी कह देते हैं। इसने भारत पर लगातार आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसने भारत पर कई आक्रमण किए। ओके, फिर दिल्ली सल्तनत स्थापना की। 1178 ईस्वी में गौरी गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय भीमदेव द्वितीय से आबू पर्वत के नजदीक पराजित हुए। यानी कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय के बीच आबू पर्वत के नजदीक जो गुजरात का शासक था, उनके विरुद्ध आपस में युद्ध हुआ, जिसमें हमारे 1178 ईस्वी में गौरी की पराजय हुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1878 ईस्वी में 1178 ईस्वी में गौरी की पराजय हुई। 1189 से 80 में गौरी ने पेशावर पर कब्जा किया। 1189 से 80 पर गौरी ने भारत के पेशावर पर कब्जा कर लिया। फिर 1191 में दिल्ली और अजमेर के शासक, जो दिल्ली और अजमेर का शासक था, पृथ्वीराज चौहान। ओके, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच एक तराइन के मैदान पर मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गौरी को पूरी तरह से पराजित किया गया हमारे पृथ्वीराज के चौहान के भाई गोविंदराज चौहान ने, जिसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ओके, 1191, जिसे हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी चुप नहीं बैठा। उसके बाद उसने तरीका देखा उसका कैसे युद्ध करता है। फिर उसने फिर आक्रमण किया, जिसे हम तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं, 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मार डाला, जिसमें हमारी गौरी की मृत्यु हो गई। फिर 1194 में मोहम्मद गौरी कन्नौज नरेश जयचंद के बीच चंद्रावर के युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की।
यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, फिर हमारा हिंदू शाही शासन थे, शासक थे, वो सभी हारते चले गए, फिर हमारा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया, यानी दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी इसने। मोहम्मद गौरी के सिक्कों की एक तरफ शिव के बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज और दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम लिखी हुई थी। मोहम्मद गौरी की कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, आप सभी को पता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है जो मेन चैप्टर दिल्ली सल्तनत, यानी कि हमारी जो दिल्ली सल्तनत थी वो क्या है। दिल्ली सल्तनत, इसमें दिल्ली सल्तनत में आप सभी को पता है गुलाम वंश हुआ, हमारा गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, से तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश हुआ और हमारा लोधी वंश हुआ। इन वंशों में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा गुलाम वंश और खिलजी वंश और एक हमारा तुगलक वंश। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसके काल में ही हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत अपनी चरम सीमा पर जाएगी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गुलाम वंश। और बता दें गुलाम जो हमारा जो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी है, उसने सबसे ऐसा शासक था जिसने भारत के उत्तर भारत के साथ साथ हमारे दक्षिण भारत पर भी राज किया। चलो पढ़ते हैं गुलाम वंश। इसकी गुलाम वंश की स्थापना सब पता किसने की। जो गुलाम वंश की स्थापना हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश कहा जाता है। इन्हें ही हम ममलूक वंश भी कहते हैं, इन्हें हम इलवरी वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये दास थे, मोहम्मद गौरी के दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस काल में कुतवी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ससमी इसका मतलब इल्तुतमिश और बलबनी यानी कि बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया, और ये तीनों ही हमारे दास थे। कुतुबुद्दीन हमारा गौरी का दास था, इल्तुतमिश हमारा कुतुबुद्दीन का ऐबक का दास था और बलबन हमारा इल्तुतमिश का दास था। और ऐसे तीन महान शासक रहे जो गुलाम वंश में, जिन्होंने अपने शासन को चरम सीमा पर पहुंचाया था। ओके, गुलाम वंश जिसे हम दास वंश भी के नाम से भी जानते हैं, इसमें केवल तीन ही दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और बलबन। अब पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी ने गजनी से एक व्यापारी में खरीदा था। ओके, गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की एवं लाहौर को, इसने गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत की और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो सूफी संत थे हमारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर की थी, और इसका नींव डाली थी सिर्फ इसने। फिर इसकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इसे पूरा न करवाया जाए। फिर उसको पूरा हमारा पूरा कर कुतुब मीनार को पूरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश का जाता है। लेकिन फिर इसको रिपेयर, यानी कि जब दिल्ली में बाहर बिजली गिरी थी, जिस कारण उसके रिपेयर करवाने का श्रेय हमारे सिकंदर लोधी को जाता है। दिल्ली की कुब्बत उल इल्जाम इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। एक तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण हमारे, और कुतुब मीनार मस्जिद का निर्माण हमारे, ये हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ऐबक को उदारता और दयाशीलता के कारण इसे इतिहास में लक्स वक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लाखों में दान देता था। ओके, इसे हम लक्स बख्श के नाम से भी जानते हैं। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में हो गई थी, जिसे लाहौर में ही दफनाया गया। उसके बाद हमारा उसका दास और उसका दामाद आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासनकाल करता है। इसमें इल्तुतमिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यह भी एक इलवरी तुर्क था। उसका ये ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक की मृत्यु हो गई तो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर को न बनाकर दिल्ली बनाया। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों को एक गुट बनाकर तुर्कान चहलगामी, जिसे चालीसा के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की, तथा इसमें ऐसे ऐसे
गवर्नरों को इकट्ठा सरदार इकट्ठा किया जिसमें शक्तिशाली बन सके। स्थापना इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की। इल्तुतमिश ने ही हमारा एकता सिस्टम चलाया था, एकता व्यवस्था चलाई थी। इल्तुतमिश ने हमारा चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु हमारी 1236 ईस्वी में हो गई। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, इल्तुतमिश के ही समय में इसने वंशा जो हमारा राजगद्दी थी उसको वंशानुगत कर दिया, यानी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। इसने ही हमारी ये ये हमारी क्या उसे क्या कहते हैं प्रथा चालू की थी। फिर उसने हमारा सभी को पता है इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया बेगम को ही सुल्तान बनाना चाहता था, ना कि अपने बेटों, क्योंकि वो अपनी बेटी को ही उस अपने बेटे से ज्यादा सामर्थ्य मानता था। इसलिए उसने रजिया सुल्तान यानी रजिया बेगम को 1236 से 1240 तक इसने शासन किया। ये भारत की ये ऐसी प्रथम मुस्लिम महिला थी तथा अंतिम मुस्लिम महिला थी जिसने हमारी सुल्तान की उपाधि धारण की या शासन किया। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुआ कोट और टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन चोमर रजिया मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर क्या होता है, एक पोस्ट होती थी जिसे अश्वशाला का प्रधान कहते हैं, उसको नियुक्त किया। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित होकर उससे ही विवाह कर लिया। फिर रजिया की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकू के द्वारा केथल हरियाणा में हुई थी। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 ईस्वी में नायाब ममालिक का पद प्रदान कर बलबन को उल्लुगु खां की उपाधि प्रदान की। आप एक क्वेश्चन आ सकता है बलबन के बारे में, उलुग खां की उपाधि किसे प्रदान की गई, हमारी बलबन को, गयासुद्दीन बलबन को। उसके बाद हमारा बलबन आ जाता है। बलबन एक दास था, गुलाम था इल्तुतमिश का। बलबन का शासनकाल 1266 से 87 ईस्वी तक मान जाता है। ये इल्तुतमिश का गुलाम तथा इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी की शाहना में वर्णित अफराशिया का वंशज बताया। जो फिरदौसी है वो महमूद गजनवी के भी वो क्या थे, राज दरबारी थे। उसमें फिरदौसी का एक वर्णित क्या एक पाठ्यक्रम है। अफशारिया में हमारा बलबन के बारे में पता चल जाता है। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह इसके काल में ही, इसके समय में मंगोलों का आक्रमण भारत पर, हमारे दिल्ली पर हो रहा होता है, जिस कारण बलबन उसको रोक देता, लगातार आक्रमण को रोकता और हमारे दिल्ली की अपने राज्य की रक्षा करता। उसने बलबन ने क्या किया, जो इल्तुतमिश की तुर्कान चहलगानी नीति थी, एक संस्था थी, 40 लोगों की चीज 40 कहते हैं, बलबन ने उसको समाप्त कर दिया। ओके, तथा उसके बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा चालू की। सिजदा क्या होता है, जब महाराज आए, जब सुल्तान आए तो उसके पैरों में पड़कर उसकी गर्दन पे, सिजदा क्या होता है, गर्दन झुकाओ, पैरों में परो। ओके, ये हमारा सिजदा पैबोस की प्रथा बलबन ने ही स्टार्ट की थी। बलबन ने ही हमारा जो फारसी रीति रिवाज है नवरोज, उसका उत्सव आरंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का निर्माण ही हमारे बलबन ने किया था। गयासुद्दीन बलबन ने ही हमारे लोह एवं रक्त की नीति का आरंभ बलबन ने किया था। उसके बाद हमारा खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश क्या है, खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक माना जाता है, जो हमारा खिलजी वंश है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी ने गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून को 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना की। यानी कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशतावाद के आदर्श को अपनाए। अब आप सभी को पता, जो जलालुद्दीन खिलजी था, सुल्तान की पोस्ट पर बैठा था, वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 70 साल का था, जिसके कारण से युद्ध करना पसंद नहीं था। वो शांति से अपने राज दरबारों के माध्यम से शासन चलाता था। ओके, इसने अपनी राजधानी किलो खोरी
बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपनी जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा कहाँ पर है, कड़ा में 20 जुलाई 1296 को सत्या का सुल्तान बना। इसका बचपन का नाम अलाउद्दीन का अली गुश्यक था। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। ओके। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र को रायन की उपाधि प्रदान की। वारंगल विजय 1309 से 1310 ईस्वी के समय प्रताप रुद्रदेव कोहिनूर। दक्षिण भारत का विजय का श्रेय मलिक कफूर को जाता है, क्योंकि मलिक कफूर एक हमारा गुजरात में जब उसने जयचंद के विरुद्ध जब उसने आक्रमण किया था गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने गुजरात में ही 1000 दिनार में मलिक काफूर नाम के हिजड़े को खरीदा, जो आगे चलकर उसको पूरे दक्षिण भारत पर विजय दिलाता है। अलाउद्दीन ने भूराजस्व दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। इसमें खुम्स का सुल्तान 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परगवान नबोस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट करता था। ओके। सराय है अदल, यहाँ वस्त्र, एक ऐसा बाजार था सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, सेवा, दीपक का तेल निर्मित वस्तुएं बिकने में आती थी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में महत्सिव सेंसर नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने प्रथम ईमेल के नाम की शुरुआत की। खिलजी काल में सूचना दाता को सुन्नी और मुनिहान कहा जाता है। दीवान रियासत नाम अधिकार बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता है, जो अलाउद्दीन खिलजी था। यमा खिलजी वंश कंप्लीट हो रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ाएंगे, और उसके सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इस वीडियो को शेयर कर ज़्यादा लोगों पर। अगली वीडियो मिल जाए।